अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम और मैं इस वक्त पाकिस्तान की पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने खड़ा हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पार्लियामेंट ये वो जगह है जहां पर पाकिस्तानी लेजिस्लेचर इकट्ठे हुए। जॉइंट सेशन था और उसमें ये फ़ैसला किया गया कि किसी हद तक भी हम जाएंगे कश्मीर के मसले पर। और आज कश्मीर के मसले पर कौमी क़यादत इकट्ठी है और हम ये देख रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल ने भी चाइना ने पाकिस्तान की मदद की और इस मसले को उन्होंने आज वहाँ पर वो इजलास है और सलामती कौंसिल जो है, सिक्योरिटी कौंसिल जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन की, वो ये फ़ैसला करेगी इस सारी सूरत हाल पर कि आगे कैसे मूव करना है। जो इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आज आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त जो बड़ा जो टास्क है सिक्योरिटी कौंसिल के सामने या दुनिया के सामने वो ये होना चाहिए और वो यही है कि क्या सब कॉन्टिनेंट में भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये जो न्यूक्लियर जंग का ख़तरा पैदा हो गया है, क्या दुनिया इसको अवॉइड कर सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आज जो सलामती कौंसिल का इजलास है उसमें इसी बात का फ़ैसला होगा कि जो अगर दुनिया ने इस सारी सूरत हाल में वो रोल प्ले किया जो उनको प्ले करना चाहिए, कश्मीरियों का मामला उसको हल करने के लिए अगर भारत पर ज़ोर डाला गया, वहाँ पर जो अब्यूज़ेज़ हैं उनको ख़त्म करने के लिए कोई मीनिंगफुल मैसेज इंडिया को नहीं जाता और यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में अगर कोई जंग हो जाएगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ल्ड पर होगी, दुनिया के लीडर्स पर होगी जो अभी इस मसले को नहीं समझ पा रहे। और मैं थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताऊँगा। मुझे बिल्कुल डॉक्टर हेनरी किसिंजर जो साबिक़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी मुझे ये बात याद आ रही है जो उन्होंने चंद साल पहले कही थी कि न्यूक्लियर आर्म्स जो हैं उनका इस्तेमाल होने का अगर ख़दशा है कहीं तो वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर जंग हो गई तो वहाँ पर ये न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं। और कई दफ़ा हुआ ऐसा माजी में कि जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें न्यूक्लियर डायमेंशन इस्तेमाल हुई है। तो थोड़ा सा हम वापस चले जाते हैं 71 की जंग में। उस वक्त न पाकिस्तान के पास न्यूक्स थे, न इंडिया के पास न्यूक्स थे, लेकिन तब भी चाइना जो पाकिस्तान की मदद करना चाह रहा था, वो रशिया ने थ्रेट कर दिया था चाइना को कि अगर आपने पाकिस्तान की मदद की तो हम चाइना के ख़िलाफ़ न्यूक्लियर ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान दो लख्त हुआ और चाइना ने मदद पाकिस्तान की नहीं की। फिर उसके बाद 87 में जब ब्रास टैक इंडिया की जो फ़ौजी मशक़ें शुरू हुई और बड़ा एक ख़तरा पैदा हो गया पाकिस्तान पर हमला करने का, तो उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक़ ने न्यू दिल्ली में एक टेस्ट मैच देखते हुए ये कहा था राजीव गांधी को, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, कि हमारे जो F-16 हैं वो भारत की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को निशाना बना सकते हैं, जिसकी बुनियाद पर ये मामला फिर वो डिफ्यूज़ हुआ। 90s में भी ऐसा ही हुआ कि जिस वक्त इंडिजिनस मूवमेंट थी कश्मीर की, तो उसमें जो CIA के और एक स्टैंड ऑफ हो गया था पाकिस्तान और भारत के दरमियान, तो तब भी CIA के चीफ़ ने दौरा किया इस खित्ते का और इस चीज़ को डिफ्यूज़ किया। ख़तरा था कि न्यूक्स इस्तेमाल हो जाएंगे। फिर आगे आ जाते हैं 2002 में भी जिस वक्त इंडियन पार्लियामेंट पर हमला हुआ, तो उस वक्त भी दोनों ममालिक के दरमियान स्टैंड ऑफ हो गया था और फ़ौजें आमने सामने आ गई थीं। 2-3 दफ़ा भारत ने, पाकिस्तान के रडार्स ने ये डिटेक्ट किया कि भारत जो है उनके जहाज़ पाकिस्तान पर हमलावर होने वाले हैं, तो उस पर भी फिर पाकिस्तान ने ये वार्निंग दी थी कि अगर ये हमला हुआ, क्योंकि भारतीय एयरफोर्स के जो सरबराह थे वो बार बार ये कह रहे थे कि हम जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं पाकिस्तान की उनको हम टेक आउट कर देंगे, उनको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो जिस पर पाकिस्तान ने कहा कि संभल के, ऐसा ना हो कि फिर किसी के हाथ कुछ ना आए, तो वो इस्तेमाल हुआ। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जिस वक्त भारत ने धमाके किए और उसके बाद उन्होंने कहा, बड़ा भारत से ये बयान आया कि जी द बिग बॉम्ब हमें मिल गया और हम कुछ भी कर सकते हैं, तो उस वक्त पाकिस्तान ने धमाके किए। लेकिन धमाकों से एक रात पहले पाकिस्तान के रडार्स ने एक जहाज़ डिटेक्ट किया F-15 की मुशाबहत से, जो वेस्टर्न कोस्ट है भारत की, वहाँ से उसने फ़्लाई किया और उसके साथ तो ये उस वक्त ये अंदेशा हुआ कि शायद इज़राइल भारत के साथ मिलके तो ये सब कुछ कर रहा है, जिस पर तल अवीव को
वाशिंगटन को और न्यू दिल्ली को पाकिस्तान ने ख़बरदार किया कि आपने अगर ये करने की कोशिश की तो उसके नताइज बहुत ख़तरनाक होंगे। फिर बाद में पता चला कि वो एक फ़ॉल्स अलार्म था और उसको वो ख़त्म हुआ। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट जो है, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बाद प्रेसिडेंट क्लिंटन ने ये बात कही, उन्होंने ये बात कही कि बिल्कुल जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट हो सकता है कश्मीर, और दुनिया में जो सबसे बड़ा ख़तरा न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट का है वो कश्मीर का है। ये मैंने सारा आपको बैकग्राउंड बताया। अब उस बैकग्राउंड में आप देखें कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया है। नरेंद्र मोदी ने जो इस वक्त वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक रेटोरिक है, उनकी एक बयानिया है मुसलमानों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और वो एक पॉपुलर बयानिया है इंडिया में। उसको बुनियाद बना के वो इस वक्त जो हिंदू सुप्रीमेसी है उसके लिए उन्होंने कश्मीर का ये कार्ड खेला है। और ये बहुत ही एक इसके अगर हम असरात देखें तो अगर जंग होती है, जैसे LOC पर एस्केलेशंस हो रही हैं, फायरिंग्स हो रही हैं, हमारे जवान भी शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तानी फ़ौज भी फिर आगे से जवाबी कार्रवाई कर रही है, भारत के फ़ौजी भी इस जंग में मारे जा रहे हैं। अब जो इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरह से कर्फ्यू है वहाँ पे, जैसे कर्फ्यू अपलिफ्ट होगा तो वो नौजवान कश्मीरी बाहर निकलेंगे। वो इस वक्त 70 साल से जो कुछ दुनिया ने उनके साथ किया वो इस बात से मायूस हो चुके हैं कि इसका कोई डिप्लोमेटिक हल निकलेगा। उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो भारत ने सारा कुछ किया है इससे पॉलिटिकल प्रोसेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। और जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कायदीन हैं, मुझे लगता है कि अब वो भी इर्रेलेवेंट हो जाएंगे, इसलिए कि नौजवान जब कर्फ्यू उठेगा बाहर निकलेंगे तो वो नहीं देखेंगे उनको, उनकी बात को नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनकी बात को सुनने का मतलब ये है कि पेशेंस, और वहाँ पर जितना रेप हो चुका है, जितना जुल्म हो चुका है, कोई पेशेंस के लिए तैयार नहीं है, सब्र के लिए तैयार नहीं है। फिर उसमें यह भी हो सकता है कि ये जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो कश्मीर से बाहर जो इंडियन टारगेट्स हैं उनको भी हिट कर सकते हैं। और अगर वो उनको हिट करेंगे, ये ऐसी सिचुएशन होगी तो भारत क्या करेगा? भारत उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाएगा। ये एक ऐसी एस्केलेशन होगी, ये इस तरीके से मामला आगे बढ़ेगा कि इसमें इस बात का बहुत बड़ा ख़दशा है कि न्यूक्लियर जंग हो जाए। तो आज जो सलामती कौंसिल के सामने जो बड़ा चैलेंज है वो यही है। वर्ल्ड लीडर्स को ये फ़ैसला करना है कि क्या वो यहाँ पर अब इंटरवीन करें, कश्मीर के अंदर जो जुल्म सितम हो रहा है उसको रोकने की बात करें, भारत के साथ बात करें। देखिए, ट्रंप ने पेशकश की कि वो मीडिएशन करवाएगा, लेकिन अब जिस तरीके से ये सामने बात आई है कि भारत को अमेरिका ने अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर चुन लिया है, वो कैसे एक्सेप्टेबल हो सकता है एज ए न्यूट्रल नेगोशिएटर? तो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? रूस पहली दफ़ा अपने आप को रेलेवेंट कर रहा है, और ये जो सारी कॉन्फ्रेंस हो रही है सलामती कौंसिल की, जो बिहाइंड द सीन जो कंसल्टेशन है उनकी, उसमें वो जो शरीक हुआ है वो यही वजह से शरीक हुआ है कि इस खित्ते में इस वक्त बहुत बड़ा एक ख़तरा है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, ये जो सलामती कौंसिल 15 मेंबर सलामती कौंसिल है और 9 मेंबर्स चाहिए आपको फॉर्मल इजलास बुलाने के लिए। तो पाकिस्तान के पास अभी इतनी सपोर्ट नहीं है। सिर्फ ये चाइना ने पाकिस्तान की मदद की है, और चाइना के कहने पे जो शाह महमूद कुरैशी साहब का जो लेटर है उस पर ये बिहाइंड द डोर कंसल्टेशन हो रही है। इसमें पाकिस्तानी जो नुमाइंदा है वो उसमें शरीक नहीं होगा। लेकिन अगर बात आती है और वहाँ पर हमें ये सलामती कौंसिल ये समझती है कि बिल्कुल पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुनना चाहिए, या 15 में से 9 लोग ये वोट दे देते हैं, तो फिर पाकिस्तान जाके अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। इस वक्त जो सूरत हाल है, अब अगर ये आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे वहाँ पर वो ये न्यूयॉर्क के वक्त के मुताबिक शायद शाम 7 बजे है, और पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 10 बजे होगा ये इजलास, और उसमें ये देखा जाएगा। लेट मी करेक्ट, पाकिस्तान का 7 बजे का वक्त होगा शाम का, और वहाँ पर अमेरिका में 10 बजे का, क्योंकि अमेरिका न्यूयॉर्क ख़ास तौर पर 9 घंटे हमसे पीछे है। तो बड़ा अहम ये कंसल्टेशन है। और जो 9 ममालिक दूसरे हैं उनमें पोलैंड है, उनमें बेल्जियम है, कुवैत है, इंडोनेशिया है, कुछ छोटे छोटे मुल्क हैं। हमें इंडोनेशिया और कुवैत की तो हमायत थोड़ी बहुत हासिल होगी, लेकिन पोलैंड के जो वो सिक्योरिटी कौंसिल के सरबराह, देखिए बड़ी एक अजीब बात है, 1971 में भी जब पाकिस्तान 2 लख्त हो रहा था तो सिक्योरिटी कौंसिल में वो जो पोलिश रेजोल्यूशन थी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा जाता है कि फाड़ी थी, हालांकि उन्होंने कुछ अपने नोट्स फाड़े थे, लेकिन इत्तफ़ाक़ है कि अभी फिर पोलैंड के पास सिक्योरिटी कौंसिल की ये प्रेसिडेंटशिप है। बहरहाल
इम्पॉर्टेंट दिन है। और एक बात कि अगर दुनिया ने इग्नोर किया इस बात को, अगर दुनिया ने यह समझा कि ये कोई मामूली सी बात है तो और अपना रोल प्ले नहीं किया वर्ल्ड लीडर्स ने, तो फिर ये जो सब कॉन्टिनेंट है, ये जो कश्मीर के मसले पर जो पाकिस्तान और भारत का जो कॉन्फ्लिक्ट है, अल्लाह ना करे ये कहीं न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफी में बदल जाए। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता न्यूक्लियर जंग हुई तो ये दोनों ममालिक के लिए, इस खित्ते के लिए बहुत ख़तरा होगा। और मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि ये फिर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेगा। अगर कोई ये समझता है कि ये सिर्फ़ कश्मीर तक रहेगा तो ये बिल्कुल ये गलत सोच है उनकी, क्योंकि थिंग्स आर प्रीटी बैड।